वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक होगा वही सेम इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी में हम प्रूव कर चुके थे कि लॉग की वैल्यू लोगैरिथमिक और ये सब वैल्यू रूट वाले रूट पी प्राइम के लिए ये सब हम कर चुके थे, बहुत सिंपल से थे। अभी थोड़ा सा अलग शुरू हो रहा है। आज हम एक्सपोनेंशियल को इरेशनल प्रूव करेंगे। एक्सपोनेंशियल को इरेशनल मतलब ई इज़ इरेशनल, ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। तो अब हमें ई की वैल्यू तो पता ही है, ई क्या होता है। ई इज इक्वल्स टू 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। ये होता है ई बाय डेफिनेशन। इरेशनल प्रूव करना वही कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, अजम्पशन रॉन्ग करेंगे तो उसका उल्टा हम लेके चलेंगे। इफ़ पॉसिबल लेट ई इज़ रैशनल। ई रैशनल है, ई इज इक्वल्स टू a बाई बी, बी इज़ ग्रेटर देन 0 और a और b का GCD 1। ठीक है, ये रैशनैलिटी का डेफिनेशन से आ गया, ये ई की डेफिनेशन से आया अभी तक तो। ठीक है, तो अभी आगे क्या करेंगे, कंसीडर करते हैं। एक अल्फ़ा लिया है और अल्फ़ा की वैल्यू ये कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, और अल्फ़ा ये जो ई की वैल्यू है वो a बाई बी वो क्या है, रैशनल। अब ये रैशनल है तो ई अल्फ़ा क्या होगा, एक इंटीजर। तो अल्फ़ा एक इंटीजर कंसीडर किया हमने, और जो अल्फ़ा है वो ग्रेटर देन कैसा होगा, 0। और वो अल्फ़ा कैसा लिया है, b फैक्टोरियल इंटू ई माइनस 1 + 1/1 फैक्टोरियल अप टू 1/b फैक्टोरियल तक। ठीक है, वो क्या लिया है, अल्फ़ा। अब ये अल्फ़ा कैसा होगा, इंटीजर। क्यों, क्योंकि ई जो है वो किस फॉर्म का है, e बाई बी मतलब रैशनल फॉर्म का है। तो अल्फ़ा एक इंटीजर होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, इसको मतलब एक्सपेंड करोगे तो ई की वैल्यू खुलेगी। ई की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो जहाँ तक 1/b फैक्टोरियल होगा वहाँ तक तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल होगा, 1/1 से 1/1 वाला फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल वाले से 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही b फैक्टोरियल तक तो कैंसिल हो जाएंगे। उससे आगे की टर्म ये तो इनफाइनाइट है, इसमें तो b फैक्टोरियल तक ही है। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे मतलब इसको ओपन करके और फिर कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 1/b + 1 फैक्टोरियल प्लस 1/b + 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करते करते इतनी टर्म्स जो है वो क्या होंगी, बच जाएंगी हमारे पास। तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ से b फैक्टोरियल कॉमन ले लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, b + 1 इंटू बी फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, b + 2 इंटू b + 1 अप टू b फैक्टोरियल। मतलब b फैक्टोरियल तक ओपन कर लिया, बाहर कॉमन लिया, b फैक्टोरियल से b फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। उसके बाद बचती हैं ये टर्म्स। इन टर्म्स में हमें क्या पता है, देखो b कैसा है, ग्रेटर देन 1 है, तो b + 2 हमेशा b + 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसको इन्वर्स करोगे, 1 + b/2 1 + b/1 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि b + 1 जो है वो 1/b + 1 जो है वो 1/b + 2 से बड़ा होगा। तो जहाँ ये b + 2 था इसकी जगह हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करके b + 1 पुट कर लिया। तो इस तरह की एक GP बन जाएगी कि ऐसे ही b + 3 भी b + 1 से बड़ा होगा और 1/b + 3 1/b + 1 से छोटा होगा। तो ऐसे करते करते b + 1 की फॉर्म में हमने एक GP बना ली है, जिसका कॉमन रेशियो आपको देख के पता चल रहा होगा। a2/a1 करेंगे तो 1/ मतलब r की वैल्यू 1/b + 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 1/b + 1 और यही होगा कॉमन रेशियो r। ठीक है, एक GP बन गई। तो इनफाइनाइट GP बन रही है। सम ऑफ इनफाइनाइट GP क्या होता है, a/1 - r। इनफाइनाइट GP का सम यही तो होता है, a/1 - r। तो उसी वैल्यू से मतलब उसी फॉर्मूले से ये वैल्यूज़ पुट की हैं। जब इनको इस एल्जेब्रा को, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 1/b आ जाएगा। अब b की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 1/b की वैल्यू लेस देन 1। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पता चल गया था कि ग्रेटर देन क्या है, 0। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से पता चला ग्रेटर देन 0 है और यहाँ से वैल्यू आ गई लेस देन 1। तो इसका मतलब हमें अल्फ़ा ये पता चल गया, अल्फ़ा कैसा नंबर आ गया है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। तो मतलब अल्फ़ा किस तरह का आ गया, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, एक इंटीजर, और 0 और 1 के बीच में 0 से बड़ा और 1 से छोटा
कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। हमने क्या लेट किया था, अजम्पशन रॉन्ग हो गई, एज्यूम क्या किया था, ई इज़ रैशनल, तो क्या वैल्यू आ गई, क्या प्रूव हो गया, ई इज़ इर्रेशनल। ठीक है, ई को इर्रेशनल प्रूव करना बहुत सिंपल है। आगे हम ई रेज टू द पावर वाई को भी इर्रेशनल प्रूव कराएंगे, वो थोड़ा लंबा है। ठीक है, चलो देखते हैं। उसको प्रूव करने के लिए एक लेमा की जरूरत पड़ेगी, तो वो लेमा देख लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, एक्स एन रेज टू द पावर एन इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है तो एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, एफ आईएथ ऑफ 0 और एफ आईएथ ऑफ 1 ये सारे कैसे होंगे, इंटीजर्स। और दूसरी बात, ये जो एफ एक्स है वो 0 और 1 माइनस 1 बाई एन फैक्टोरियल के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और अभी इस लेमा को प्रूव कर लेंगे, बहुत शॉर्ट सा है, इसको मतलब प्रूफ आता नहीं है, इसका ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे इस लेमा की, तो आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए कि ये सारे इंटीजर्स होंगे, ये चारों टर्म, अगर ऐसा है तो। ठीक है, सो वी कैन राइट एफ एक्स एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सिर्फ इसको चेंज करके इस फॉर्म में लिखा गया है, सी आई एक्स रेज टू द पावर आई, आई की वैल्यू एन से 2n तक जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 जो है वो क्या है, 0। अगर 0 आ गई इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1, तो 0 आ गई। 0 क्या है, एक इंटीजर, तो एफ ऑफ 0 और 1 ये दो तो इंटीजर प्रूव हो गया। अब एफ आई एथ ऑफ 0, एफ आई एथ ऑफ 1 ये प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए देखो, लेट कर लिया आई की वैल्यू कैसी है, 1 या 1 से बड़ी। अब एफ ऑफ आई एथ ऑफ एक्स देखते हैं। अब आई की वैल्यू कैसी है, लेस देन एन, सो वी डोंट हैव एनी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, एंड सो एफ ऑफ आई एथ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर आई लेस देन 1। ये तो क्लियरली समझ आ ही रहा है। एफ एक्स की डिग्री कितनी होगी, 2n, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n है और इधर x की पावर n है, तो प्रोडक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं x की पावर n इंटू एक्स की पावर n बनेगा, तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n, x की पावर 2n, तो डिग्री कितनी होगी 2n। सो एफ ऑफ आई एथ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब लेट कर लिया n और 2n के बीच में लाई कर रहा है कहीं i, तो एफ आई एथ ऑफ 0 क्या होगा, i फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू सी आई, ये बनेगा। वो तो एक इंटीजर है, तो एफ आई एथ ऑफ 0 भी इंटीजर है। इसी तरह एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये भी 0 होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। सॉरी, ये जो अगर इंटीजर है तो ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस लेमा की इतनी मतलब सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, इतनी कोई इंपॉर्टेंट लेमा नहीं है, बस पता होना चाहिए इसकी ज़रूरत हम इसमें प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई रेज टू द पावर वाई वाला ये आपका इंपॉर्टेंट है, इर्रेशनल प्रूव करना। इसको भी हम प्रूव वही कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, लेट करके चलेंगे। वाई जो है वो रैशनल है, इसमें ई रेज टू द पावर लेने की ज़रूरत नहीं है वाई, इसमें वाई को रैशनल लेंगे और उसी पे कॉन्ट्राडिक्शन लेके आएंगे एंड में। ठीक है, इसने कही है ई रेज टू द पावर वाई इज इर्रेशनल फॉर ऑल रैशनल्स, वाई इज नॉन ज़ीरो। नो, इसको नहीं लेंगे, ये तो दे रखा है ना फॉर ऑल रैशनल, सॉरी। ठीक है, तो हम लेंगे इसी को, लेकिन आगे बताती हूँ कैसे पावर की फॉर्म में लेंगे, लेकिन बाई की बजाय हम रैशनल को इंटीजर बना के लेंगे ताकि हमें फ्रैक्शन में दिक्कत ना आए आगे। देखो, अब क्वेश्चन में दे रखा है ये जो पावर है वो एक रैशनल है तो उसे a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, h बाई के की फॉर्म में लिख लिया, उनका GCD दोनों का 1 है, k इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नाउ इफ e रेज टू द पावर h, e रेज टू द पावर y क्या होगा, e रेज टू द पावर h बाई के। अगर हम e रेज टू द पावर h को इर्रेशनल प्रूव कर दें तो e रेज टू द पावर h बाई के भी इर्रेशनल होगा। ठीक है, जब यही हो जाएगा तो इसकी फ्रैक्शन के कर लोगे पावर को, तो वो तो इर्रेशनल होना ही होना है। तो अगर e रेज टू द पावर h इर्रेशनल है तो e रेज टू द पावर y अपने आप इर्रेशनल हो जाएगा। तो अगर हम इसे इर्रेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो जब इतना बहुत होगा कि हम इसे इर्रेशनल प्रूव कर दें। ठीक है, अब e रेज टू द पावर h को इर्रेशनल प्रूव करना चाहते हैं तो हम लेके चलते हैं और अगर e रेज टू द पावर h जो है
वो इरेशनल हो गया तो ई रेज टू द पावर माइनस एच भी इरेशनल हो जाएगा। तो दोनों का अलग अलग करने के लिए ज़रूरत नहीं है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये लेके चल लेंगे एच जो है वो ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एच अगर ई की पावर एच जो है वो इरेशनल हो गया तो ई की पावर माइनस एच भी हो जाएगा, मतलब एच ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया तो लेस देन 0 के लिए भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब हमारा मेन टास्क है, अगर हम इसे इरेशनल प्रूव कर दे तो ये तो अपने आप आ जाएगा, ई रेज टू द पावर एच को इरेशनल प्रूव करना है। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन में लेके आएंगे, इसको हम लेट करके चलेंगे कि ये अगर रैशनल हो तो अगर ई की पावर एच जो है वो रैशनल हो गया, अगर वो रैशनल हो गया तो उसको हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका जीसीडी जो है वो क्या होगा 1। अब हम लेट करके चलेंगे एक एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स है, एच की पावर 2n एफ एक्स माइनस एच की पावर 2n माइनस 1 एफ डैश एक्स, इस तरह का एक पॉलिनोमियल लेट किया कि उसका नाम ले दिया एफ एक्स। और ये जो एफ एक्स होगा ना यहाँ, ये वही होगा जो पीछे लेमा में यूज़ किया हमने, ठीक है। तो बाय लास्ट लेमा एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, है ना। कंसीडर करके चलो डी बाई डी टी ऑफ ई रेज टू द पावर एच एक्स इंटू एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, दोनों एक्स की उसमें है टर्म्स में, वेरिएबल है दोनों में एक्स, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ई रेज टू द पावर एच एक्स कॉमन लिया बाहर और उसकी इक्वेशन का नाम 1 मार्क कर दिया, ठीक है। आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे इस पर, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम और फंडामेंटल कैलकुलस, ये सारा हम यूज़ करेंगे दोनों थ्योरम। देखिए वो जो एफ एक्स हमने लेट किया था उसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ये आ जाएगा, एक एक बार डेरिवेटिव हो जाएंगे उनके। अब एच इंटू एफ एक्स निकालो, सिर्फ हम क्यों निकाल रहे हैं ये कि पीछे जो टर्म बनी थी ना ई रेज टू द पावर एच एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स जो फर्स्ट में बनी थी, इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने पीछे बनाई है ना, तो उसमें ये टर्म बनी थी, तो हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, एफ एक्स को एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं आप, इसमें एफ एक्स अगर याद रखोगे तो सारा काम हो जाएगा। यहाँ तक समझे। उसके बाद ये वैल्यू आ गई, हमें पता है एफ एक्स कितनी डिग्री का है 2n का, क्योंकि एक्स एन इंटू एक्स एन भी बनेगा कहीं ना कहीं किसी टर्म में, तो मैक्सिमम वैल्यू वही होगी। अगर 2n डिग्री का है तो एफ ऑफ 2n प्लस 1, मतलब अगर मैं कहूँ कोई पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है तो उसका फोर्थ डेरिवेटिव कितना होगा 0। अगर मैं कहूँ कोई 1 डिग्री का है तो उसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा 0, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन 2n डिग्री का है तो उसका 2n प्लस 1th डेरिवेटिव क्या होगा 0। अब 2th मतलब एफ का 2n प्लस 1th डेरिवेटिव जो है वो क्या ऐसा होगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो एफ डैश एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई एच रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इंटू एफ एक्स, ये रही, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आ गई, पीछे फॉर्मूले में से हमने सिर्फ वैल्यूज़ जो है वो रख दी यहाँ पे। फर्स्ट जो है इक्वेशन बनाई थी उसमें रखा था डी बाई डी एक्स इंटू दिस इज इक्वल्स टू, हमने लिया था ई रेज टू द पावर एच एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच इंटू एफ एक्स। एफ डैश एक्स इंटू एच इंटू एफ एक्स जो था उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर रखी है एज इट इज, ई रेज टू द पावर एच एक्स जो है वो पीछे से एज इट इज, ठीक है। अब लगाएंगे इस पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। 0 से 1 पे डिफ्रेंशिएट करते, अब सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन में सिर्फ ये वाली टर्म इधर कर रखी है, ये वाली टर्म इधर कर रखी है, इनका क्या हो जाएगा, इनमें तो सीधी लिमिट अप्लाई होगी क्योंकि इस साइड डेरिवेटिव है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज टू द पावर एच एफ एक्स का 0 से 1, और इनका करेंगे तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, ये बाहर आ जाएगा एफ एक्स ई रेज टू द पावर एच एक्स 0 से 1, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट करो 1 की, तो ई रेज टू द पावर एच इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ई रेज टू द पावर एच इंटू 0 इंटू एफ ऑफ 0, ई की पावर 0 इज 1, इसलिए यहाँ वो लिखी हुई है। ई रेज टू द पावर एच की वैल्यू पीछे से उठा के पुट कर दी ए बाई बी, यहाँ ले दिया इनका एलसीएम, बी को ले गए दूसरी साइड, तो ये आ गई है सेकेंड टर्म, ठीक है। अब तुम ये देखो ए क्या है इंटीजर, बी क्या है इंटीजर, एफ ऑफ 1 क्या है पीछे दिखा चुके हैं लेमा की हेल्प से इंटीजर, एफ ऑफ 0 क्या है
इंटीजर। जब ये सारा इंटीजर है तो इनका प्रोडक्ट और इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इंटीजर। तो क्लियर हो गया कि RHS जो है राइट हैंड साइड वो क्या है, इंटीजर। अब ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो ये इंटीजर है तो LHS भी पक्का इंटीजर होगा। हमें पता है e⁻⁻HX मतलब e की पावर जो भी हो एक्सपोनेंशियल 0 और 1 के बीच में हमेशा सेम साइन रखती है, इतनी सबको पता है। और fx हमें पता है वो 0 और 1/n फैक्टोरियल 0 और 1/n फैक्टोरियल के बीच में लाई करेगा जब भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं इस पर। ठीक है, MV थ्योरम पता है ना, मीन वैल्यू थ्योरम वही जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, BSc में भी पढ़ा था, तो बिल्कुल सेम वही है। 0 इज लेस देन BH⁻2n+1 0 से 1 सेम एज इट इज़ वही किया है। ठीक है, इज लेस देन BH⁻2n+1/n फैक्टोरियल इंटू 0 से 1 e⁻HX। ठीक है, करें। अगर ये मीन वैल्यू थ्योरम से ना समझ आ रहा हो तो इधर देखो, 0 इज लेस देन fx इज लेस देन 1/n फैक्टोरियल है। तो ऐसे करते करते जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 1 के बीच में था, 1/n फैक्टोरियल के बीच में। तो fx दोनों यहाँ भी यहाँ भी इस तीनों जगह आप इसको क्या बनाना है, ये वाली टर्म बनाना है। तो क्या करें, दोनों साइड e⁻HX से मल्टीप्लाई करें सारी जगह, dx के साथ इंटीग्रेट करें, b×h⁻2n+1 से मल्टीप्लाई करें। तो मतलब इस टर्म को ये बनाना है तो यहाँ सिर्फ एक 1/n फैक्टोरियल ही एक्स्ट्रा है, इंटीग्रेट करो इसको। ठीक है, सिर्फ ये है कि fx को हम इंटीग्रेट कैसे कर पाएंगे, हमें सिर्फ पता ही नहीं चलेगा कि क्या वैल्यू है, तो हम लेस देन वाली टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज लेस देन e⁻HX का जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन e⁻HX/h बनेगा। जब भी e⁻HX का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, e⁻HX/h। वो एक h यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पावर थी h की पावर 2n+1, तो यहाँ पावर रह गई 2n। वो एक जो h पावर थी वो इसके बेस से कैंसिल हो गई है, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये मत सोचना यहाँ 2n+1 थी, यहाँ सिर्फ 2n रह गई है, तो कहाँ गया। लिमिट्स अप्लाई की तो e⁻h-1। इसकी जब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो ये, अगर मैं इसको ये कहूँ कि सिर्फ इतना, आगे वाले में देखो आपको पता चल जाएगा ये जो टर्म है वो किससे छोटी होगी, b×h⁻2n/n फैक्टोरियल इंटू e⁻h। कि अगर हम यहाँ से -1 हटा दें तो वो टर्म उस इनसे पूरे से बड़ी होगी, क्योंकि इसमें से पूरी टर्म में से एक माइनस भी हो रहा है, इसमें से कुछ माइनस भी नहीं हो रहा। कि मैं ये कहूँ कि 2 - 1 इज़ लेस देन 2, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है, वही काम है, -1 हटा रखा, बाकी सारा है सेम है ये चीज़। ठीक है, देखो वही है। ठीक है, e⁻h की वैल्यू पुट करो a/b रखोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया। अब n फॉर n लार्ज इनफ ये लेस देन 1 रहेगा। रेशो टेस्ट लगा रखा है कन्वर्जेंट के लिए, तो दिस सीरीज़, अगर ये सीरीज़ चेक करें तो रेशो टेस्ट से क्या हो जाएगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है, रेशो टेस्ट पता है ना, an/an+1 जो हमेशा करते आए वही सेम करना। कन्वर्जेंस जब मैंने सिखाया था रियल एनालिसिस में भी बता चुकी हूँ एक प्लेलिस्ट में, an/an+1 वाला। तो ये जो है वो कन्वर्ज करेगी ये सीरीज़ जो है बाय रेशो टेस्ट। इसकी nth टर्म किसको, जब भी n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो nth टर्म किसको अप्रोच करेगी, 0 को। nth टर्म कौन सी होगी, h⁻2n/n फैक्टोरियल, वो टेंड्स टू 0। तो हमारे पास वी हैव पॉजिटिव इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। क्या 0 और 1 के बीच में कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, नहीं होगा, तो ये विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो e⁻h क्या मान के चले थे, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एजम्पशन रॉन्ग। क्या एज्यूम किया था, e⁻h इज़ रैशनल, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो e⁻h इज़ इर्रेशनल। अगर e⁻ बोल के आए थे h को इर्रेशनल प्रूव कर दिया तो e⁻y अपने आप इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, सो ये था एक्सपोनेंशियल के लिए। आज एक्सपोनेंशियल का हो गया, e को इर्रेशनल प्रूव कर दिया, e⁻y को इर्रेशनल प्रूव कर दिया।
नेक्स्ट टाइम करेंगे पाई को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये पाई जब इरेशनल प्रूव हो जाएगा, मे बी इरेशनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। ये टॉपिक बस इतना वो थोड़ा सा ही बचा है, क्योंकि 2-3 वीडियोस तो इरेशनैलिटी के लिए चाहिए थी, इसमें लंबा है थोड़ा सा। फिर पिजनहोल प्रिंसिपल आएगा, उसके ऊपर एक थ्योरम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, you can message me on Instagram or ask your question in the comment section also. I will share my UPI ID and my Instagram ID in the description box. Thank you guys.